हेलो गाइस, हमने स्टार्ट किया था दी हाउसमेट जो कि लिखा फरीदा मैकफेडन ने और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं इसका चैप्टर 24। तो चलिए शुरू करते हैं। मिली, मैं जीन्स और टी शर्ट में ब्रॉडवे शो देखने नहीं जा सकती, ये तो तय है। मैंने ऑनलाइन चेक किया और ऑफिशियली कोई ड्रेस कोड नहीं है, लेकिन इसे पहनना अजीब लगेगा। वैसे भी एंड्रयू ने कहा था कि वो कपड़े तब्दील करेगा, तो मुझे भी कुछ अच्छा पहनना होगा। मसला ये है कि मेरे पास कोई खास अच्छे कपड़े नहीं है। ठीक है, टेक्निकली मेरे पास हैं। नीना ने जो कपड़े मुझे दिए थे वो एक थैले में रखे हुए थे। मैंने इन्हें हैंग कर दिया था ताकि ख़राब ना हो, लेकिन मैंने अभी तक इनमें से कोई भी नहीं पहना। ज़्यादातर कपड़े फैंसी ड्रेसेस हैं और विंचेस्टर हाउस की सफाई के दौरान मेरे पास अच्छे कपड़े पहनने के लिए ज़्यादा मौके नहीं थे। जाहिर है मैं वैक्यूमिंग के दौरान बॉल गाउन नहीं पहन सकती, लेकिन आज रात एक ऐसा मौका है जिसके लिए तैयार हुआ जा सकता है। शायद ये काफ़ी अरसे तक मेरे लिए एक वाहिद मौका हो। सबसे बड़ा मसला ये है कि सारे कपड़े चमकदार सफ़ेद रंग के हैं। बज़ाहिर ये नीना का पसंदीदा रंग है, सफ़ेद मेरा पसंदीदा रंग नहीं है। दर हकीकत मैं नहीं जानती कि मेरा पसंदीदा रंग कौन सा है, बस ऑरेंज के अलावा कोई भी हो। मैंने कभी सफ़ेद रंग पहनना पसंद नहीं किया क्योंकि ये जल्दी गंदा हो जाता है। आज रात मुझे खास तौर पर एहतियात करनी होगी और मैं मुकम्मल सफ़ेद नहीं पहनूंगी क्योंकि मेरे पास सफ़ेद जूते नहीं हैं। मेरे पास सिर्फ काले रंग की हील्स हैं, तो बस वही पहनूंगी। मैं कपड़ों में से वो ड्रेस ढूंढती हूँ जो आज रात के लिए सबसे ज़्यादा मुनासिब हो, सबके सब खूबसूरत और इंतहाई दिलकश है। मैं एक ऐसी कॉकटेल ड्रेस का इंतखाब करती हूँ जो घुटनों से ज़रा ऊपर तक आती है और जिसका हॉल्टर नेक लाइन लेस के साथ है। मैंने सोचा था कि चूंकि नीना मुझसे काफ़ी भारी है तो ये ड्रेस मुझ पर ढीली होगी, लेकिन शायद ये इसने कई साल पहले खरीदी थी। ये मुझ पर इतनी मुकम्मल फिट आती है कि अगर मैंने खुद अपनी पसंद से खरीदी होती तो भी इससे बेहतर ना मिलती। मैं मेकअप में ज़्यादा मेहनत नहीं करती, बस हल्की सी लिपस्टिक लगाती हूँ, ज़रा सा आईलाइनर और बस जो भी हो। आज रात मैं खुद को काबू में रखूंगी। मैं किसी भी तरह की मुश्किल में नहीं पड़ना चाहती और मुझे ज़रा भी शक नहीं कि अगर नीना को मुझ पर और इसके शौहर के बीच कुछ भी मशकूक महसूस हुआ तो वो मुझे बर्बाद करने का कोई मौका हाथ से जाने नहीं देगी। जब मैं सीढ़ियों से नीचे उतरती हूँ तो एंड्रयू पहले ही लिविंग रूम में मौजूद था। इसने सुरमई रंग का सूट और मैचिंग टाई पहन रखी है और वो नहाकर अपनी थोड़ी के हल्के बाल भी साफ कर चुका है। वो देखने में खुदाया वो नाकाबिले यकीन हद तक शानदार लग रहा है, तबाहकुन हद तक दिलकश, इतना खूबसूरत कि मैं इसके कोट का कॉलर पकड़ के इससे करीब कर लेना चाहती हूँ। लेकिन सबसे हैरान कुन बात इसके चेहरे का रद्द अमल है। जब वो मुझे देखता है इसकी आंखें हैरत से पूरी खुल जाती हैं और वह गहरी सांस लेता है। कुछ लम्हों के लिए हम दोनों बस एक दूसरे को खामोशी से देखते रहते हैं। जीसस मिली, वो अपने हाथों से टाई ठीक करता है और मैं देख सकती हूँ कि इसके हाथ हल्के से कांप रहे हैं। वो अपनी बात मुकम्मल नहीं करता, जो शायद बेहतर ही है क्योंकि वो मुझे इस नज़र से देख रहा है जैसे किसी शादीशुदा मर्द को अपनी बीवी के अलावा किसी और औरत को नहीं देखना चाहिए। मैं अपना मुंह खोलती हूँ ये सोचते हुए कि क्या मुझे पूछना चाहिए कि ये सब करना गलत तो नहीं, शायद हमें ये सब छोड़ देना चाहिए, लेकिन मैं ये अल्फाज खुद से कहने के लिए तैयार नहीं हो पाती। एंड्रयू बामुश्किल अपनी नज़रें मुझसे हटाकर अपनी घड़ी की तरफ देखता है। हमें चलना चाहिए, ब्रॉडवे के आसपास पार्किंग मिलना काफ़ी मुश्किल हो सकता है। हाँ बिल्कुल, चलो चलते हैं। अब वापसी का कोई रास्ता नहीं। जब मैं एंड्रयू की BMW की ठंडी लेदर की सीट पर बैठती हूँ तो मुझे खुद को किसी मशहूर शख्सियत जैसा महसूस होता है। ये कार मेरी निशान से बिल्कुल मुख्तलिफ है। एंड्रयू ड्राइविंग सीट पर आकर बैठता है और तभी मेरी नज़र अपनी स्कर्ट पर पड़ती है जो मेरी थाइस तक ऊपर चढ़ चुकी है। जब मैंने ये लिबास पहना था तो ये तकरीबन मेरे घुटनों तक आ रहा था, लेकिन बैठते ही ये किसी तरह मेरी थाइस के बीचों बीच आ गया है। मैं इसे नीचे खींचती हूँ मगर जैसे ही छोड़ती हूँ वो फिर ऊपर चले आता है। खुशकिस्मती से एंड्रयू की नज़रें सड़क पर हैं। जब हम प्रॉपर्टी के गेट से बाहर निकलते हैं तो वो एक अच्छा और वफादार शौहर है, सिर्फ इसलिए कि इसने मुझे इस लिबास में देखकर तकरीबन होश खो दिया था। इसका मतलब ये नहीं है कि वो खुद पर काबू नहीं रख सकता। मैं इसके लिए बहुत पुरजोश हूँ, मैं कहती हूँ जब वो लॉन्ग आइलैंड एक्सप्रेसवे की तरफ गाड़ी मोड़ता है। यकीन नहीं आ रहा है कि मैं शो डाउन देखने जा रही हूँ। वो सर हिलाता है। मैंने सुना है कि ये शानदार है। मैंने तो तैयार होते हुए फ़ोन पर इसके कुछ गाने भी सुने। मैं एतराफ़ करती हूँ। वह हंसता है। हम छठी कतार में बैठेंगे, है ना? हाँ बिल्कुल, हम ना सिर्फ ब्रॉडवे के सबसे मशहूर शो को देखने जा रहे हैं बल्कि इस कदर करीब होंगे कि अदाकारों को तकरीबन छू सकते हैं। अगर वो ज़्यादा वाज़ेह तलफ़्फ़ुज़ के साथ बोलेंगे तो इनकी थूक हम पर आ सकती है। और अजीब बात यह है कि मैं इसके लिए भी पुरजोश हूँ। लेकिन सुने, वो अपनी भवें ऊपर उठाता है।
मुझे बुरा लग रहा है कि आप नीना के साथ नहीं जा रहे। मैं अपने स्कर्ट का दामन दोबारा खींचती हूँ, जो जैसे जिद में हो कि मेरे अंडरवेयर को नुमाया करके ही दम लेगी। ये टिकट्स लेने की ख्वाहिश तो नीना की थी, मैंने कहा। वो बेपरवाही से हाथ हिलाता है। फिक्र ना करो, हमारी शादी के बाद नीना ने जितने ब्रॉडवे शोज देखे हैं मैं गिन भी नहीं सकता। ये तुम्हारे लिए खास मौका है, तुम इसका मजा लो। मुझे यकीन है कि वो भी यही चाहेगी। मुझे इस बात पर ज्यादा यकीन नहीं। यकीन करो, सब ठीक है। वो सिग्नल पर गाड़ी आहिस्ता करके रुकता है। जैसे ही इसकी उंगलियां स्टीयरिंग व्हील पर हल्की सी थाप देती है, मैं देखती हूँ कि इसकी नजरें विंडशील्ड से हट रही हैं। चंद लम्हों बाद मुझे एहसास होता है कि वो कहाँ देख रहा है। वो मेरी टांगों को देख रहा है। मैं अपनी नजरें उठाती हूँ और वो फौरन समझ जाता है कि मैंने इसे रंग के हाथों पकड़ लिया है। इसके गालों पर हल्की सी सुर्खी दौड़ जाती है और वो जल्दी से नजरें फेर लेता है। मैं अपनी टांगे एक दूसरे पर रखकर सीट में थोड़ा सा खिसक जाती हूँ। अगर नीना को ये सब पता चलता तो वो यकीनन खुश ना होती, लेकिन इसे मालूम होने का कोई इम्कान नहीं। और वैसे भी हम कुछ गलत नहीं कर रहे। तो क्या हुआ अगर एंड्रू ने मेरी टांगों को देखा? देखना कोई जुर्म तो नहीं है।